नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। 1947 के बाद से भारत में लगातार लोकतंत्र जिंदाबाद है और रहेगा। लोकतंत्र की ताकत उसमें रहने वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के लिए, लोगों की वजह से और लोगों की सरकार। हमारे इस न्यूज सेगमेंट का उद्देश्य भी लोकतंत्र में रह रहे लोगों को जागरूक करना और उनको उनकी ताकत का एहसास कराना है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और हमारा जरिया खबरें हैं, तो हम लोकतंत्र से जुड़ी हर उस खबर और उसके सटीक विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं जो आपको हर फैसले में मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद। और लोकतंत्र जिंदाबाद के अगले 1 घंटे के शो में मेरे साथ जुड़े रहेंगे आंचल आनंद के साथ साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी। और शुरुआत करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद की। सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर हम आज लोकतंत्र जिंदाबाद में चर्चा करेंगे और जिन खबरों का लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। पहली खबर है, विपक्ष में महागठबंधन ने 40 सीटों के बंटवारे का किया ऐलान। पाटलिपुत्र से मीसा भारती को टिकट, पटना साहब और सुपौल सीट कांग्रेस के खाते में गई। वहीं प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के दौरान बोले तेजस्वी यादव, ये जनता के दिलों का बंधन है, अटूट है महागठबंधन। ओडिशा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष सेना के पराक्रम पर सबूत मांग रहा है और पाकिस्तान 1 महीने से लाशें गिनने में लगा है। वहीं जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों से मुठभेड़ खत्म हो गई है। इनकाउंटर में जैश के 2 आतंकी ढेर, 5 जवान घायल। आतंकियों के पास मिली अमेरिकी राइफल्स। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पास, कहा आतंकियों को पनाह देता है पाकिस्तान, आतंकी ठिकाने खत्म करने की दी चेतावनी। आखिरकार बिहार महागठबंधन में सब कुछ सामान्य हो गया। महागठबंधन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे होनी थी, लेकिन कई नेताओं के न होने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर से शुरू हुई। हालांकि तेजस्वी ने पूरे विश्वास के साथ मीडिया को संबोधित किया और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोटी बात जो निकलकर सामने आई है वो थी कि पटना साहब सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई है, जिससे शत्रुघ्न सिन्हा के नाम का जल्द ऐलान हो सकता है। जबकि दूसरी बड़ी खबर यह थी कि दरभंगा से कीर्ति आजाद को झटका देते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी को टिकट दे दिया गया है। एक बात और है कि पाटलिपुत्र से भाई वीरेंद्र का टिकट काटकर मीसा भारती को टिकट दिया गया है। जो सीटें जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के खाते में, पहला भागलपुर, दूसरा बांका, तीसरा मधेपुरा, चौथा दरभंगा, 5वां वैशाली, 6ठा गोपालगंज, 7वां सिवान, 8वां महाराजगंज, 9वां सारण, 10वां हाजीपुर, 11वां बेगूसराय, 12वां पाटलिपुत्रा, 13वां बक्सर, 14वां जहानाबाद, 15 नवादा, 16वां झंझारपुर, 17 अररिया, 18 सीतामढ़ी, 19वां शिवहर। और जो आरा की सीट है वो जो है हम लोग सीपीआई एमएल को देने का काम कर रहे हैं। दूसरी जो पार्टी है आरएलएसपी, 5 सीटें जो अनाउंस हुई थी इस प्रकार से है। पश्चिमी चंपारण, दूसरी पूर्वी चंपारण, तीसरी उजियारपुर, चौथी काराकाट, 5वीं जमुई जो पहले से भी घोषणा कर दी गई। अब कांग्रेस पार्टी के खाते में जो सीटें गई हैं, पहला किशनगंज, ये पहले घोषणा हो गया है। कटिहार, ये भी हो गया है, दूसरे चरण में है। पूर्णिया, ये भी हो चुका है घोषणा, उम्मीदवार के साथ हुई है।
समस्तीपुर कांग्रेस के खाते में, मुंगेर कांग्रेस के खाते में, पटना साहिब कांग्रेस के खाते में, सासाराम कांग्रेस के खाते में, वाल्मीकि नगर कांग्रेस के खाते में, सुपौल कांग्रेस के खाते में। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शिव पूजन झा के पास, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूरे गठबंधन पर, महागठबंधन में जो कुछ चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले अगर लिस्ट देखें शिव पूजन, तो इस लिस्ट में क्या लालू यादव की छाप दिखाई पड़ रही है? निगोशिएशंस, बार्गेनिंग और कांग्रेस, हम, वीआईपी और उसके साथ साथ जो तीसरी पार्टी है आरएलएसपी, इन तमाम लोगों से बातचीत का जिम्मा आखिरकार लालू यादव ही संभाल रहे थे क्या? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। पूरी की पूरी निगोशिएशन लालू यादव ने खुद की और इसी बाबत कांग्रेस को कहीं न कहीं घुटने पे ला करके खड़ा कर दिया। आप पूरी लिस्ट को देखेंगे दीपक, जो लिस्ट हमने अभी दर्शकों को दिखाया भी, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं हम की जो मंशा थी, हम की जो एक्सपेक्टेशंस थी, आरएलएसपी की जो थी और वीआईपी जो थी, इन सबको तरजीह दी गई, लेकिन कांग्रेस को कहीं न कहीं थर्ड रेटेड सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया है। राजद ने 2 सीटों की उम्मीदें संजोए बैठी थी कांग्रेस, वो तमाम सीटें, सुपौल को अगर हम छोड़ दें और पटना साहिब को हम छोड़ दें, इन 2 सीटों के अलावे तरजीह नहीं मिली है कांग्रेस को। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प न था और इसी कारण शायद महागठबंधन का धर्म कांग्रेस निभाती नजर आ रही है। आपने ठीक कहा कि कांग्रेस महागठबंधन का धर्म निभाते आ रही है। क्या कांग्रेस मजबूर है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मनीष भाई, इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है या कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है? कांग्रेस की उतनी शक्ति नहीं है जितनी आरजेडी की है वोट के मामले में, यह बात बिल्कुल साफ है। लेकिन नेशनल लेवल का यह चुनाव है, कोई बिहार का लोकल चुनाव नहीं है, इसलिए कम से कम अलायंस को गाइड करने में तो कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई, जैसा कि शिवपूजन ने भी कहा और आपने शिवपूजन से फोनों के पहले जो बात कही, वो ये कि क्या ये लालू प्रसाद यादव का चयन है प्रत्याशियों का सीटों को लेकर, और कांग्रेस के लिए जो स्थिति है, जैसा कि सवाल आपने किया, कांग्रेस की स्थिति ये समझिए कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, जो मिल जाए ले लो, क्योंकि कांग्रेस की जमीन जो हाल यूपी में है वही बिहार के भी है। वहां आपको अगर एनडीए गठबंधन को हराना है तो वहां का सबसे ताकतवर चेहरा जो लालू यादव इस समय जो दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ उनके बेटे तेजस्वी जिस तेज के साथ बोल रहे थे और उनके बोलने में जो परिपक्वता दिखाई दी, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के लिए मजबूरी है कि उनका दामन थाम कर ही आगे बढ़ा जाए, वरना बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है ये जग जाहिर है। लेकिन हां, एक एक सीट को लेकर देखिए, कांग्रेस की कोई बात भी मुझे नहीं लगता दरभंगा, मधुबनी, ये सारी बातों को लेकर मसला था, लेकिन केवल एक पटना साहब पे जाके बात रुकी कि आप ये कह रहे थे ये आपको दे देते हैं। लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वहां बड़े भाई की भूमिका में, भूमिका केवल ये है कि अगर हार एनडीए को देनी है तो हम सब साथ साथ हैं। सिर्फ मजबूरी के चलते गठबंधन है? यही सवाल मैं शिवपूजन आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सिर्फ मजबूरी के चलते गठबंधन है? क्योंकि कांग्रेस के पास भी विकल्प नहीं है, आरजेडी के पास भी विकल्प नहीं है, आरएलएसपी एनडीए से टूट कर आ गया है, हम भी एनडीए से टूट कर आ गया है और मुकेश सहनी भी एनडीए के साथ थे, वो भी टूट कर आ गए हैं। तो ये मजबूरी का अलायंस इसको आप देख रहे हैं, या तेजस्वी यादव ने जो अपनी झेप छिपाने की कोशिश की इस 2 घंटे की देरी के बाद कि ये महागठबंधन अटूट है, इसमें अटूट जैसी कोई संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, ये चंद बेल्टों की जो देरी हुई उसकी कुछ एक कारण पारिवारिक कलह, पारिवारिक विवाद है, क्योंकि बगावती तेवर अख्तियार कर लिए थे लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने, और इसके साथ महागठबंधन के सीट बंटवारे थे। देखिए, वो 2 सीटों पर चाहते थे कि उनके कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो, जो नहीं हुआ, और अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो चंद्रिका राय यानी कि अपने ससुर के खिलाफ भी कैंपेनिंग करेंगे और अपने 2 कैंडिडेट को भी उतारेंगे, लगभग तय है। दूसरी जो अहम बात आपने की वो ये कि कांग्रेस के कई कद्दावर नेता थे, कल देर रात तक लंबी बातचीत का दौर चलता रहा, वो सब लोग कोशिश यही कर रहे थे कि अगर राजद नहीं मानता है तो एकला चलो के राह पर चलना चाहिए कांग्रेस को, तभी शायद संगठन मजबूत कर पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी को लगा कि साथ चलने में ही भलाई है। अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके पहले आंखें तरेर रहे थे जीतन राम मांझी, आंखें तरेर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, और वीआईपी भी अपनी ताकत की पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है। पिछले चुनाव में कोई खास वजूद नहीं था वीआईपी पार्टी का, मुकेश सहनी का, लेकिन इस बार वो दम हम दिखाने की कवायद में
जुटी हुई है, तमाम ये पार्टियां आंखें करे रही थी। तो कहीं न कहीं महागठबंधन मजबूरी का गठबंधन ऐसा प्रतीत होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव कितनी जगह कैंपेनिंग करने के लिए जाते हैं। क्या उनकी कैंपेनिंग सिर्फ और सिर्फ राजद कैंडिडेट के लिए फोकस रहती है, जीतन राम मांझी के लिए फोकस होती है, या फिर कांग्रेस के कद्दावर नेताओं पर भी फोकस होती है? वहीं हम बता दें कि लवली आनंद, जिन्होंने कि हाल में कांग्रेस ज्वाइन किया है, उनकी भी बगावती तेवर हो गए क्योंकि शिवहर सीट राजद के पाले में जा चुकी है। कीर्ति आजाद का भी पत्ता कट गया है क्योंकि वहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी खड़े हो गए हैं। तो कीर्ति आजाद को अब शायद दिल्ली से लड़ाने की बातचीत हो रही है। मानेंगे नहीं मानेंगे, पहले बेतिया से लड़ाने की बात हो रही थी, जिसका सिरे से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये तमाम बातें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चल आप कुछ पूछना। बिल्कुल। शिवपूजन, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी अब विवाद इस बात को लेकर था कि आरजेडी बड़ा भाई है या कांग्रेस बड़ा भाई है, लेकिन एक बड़ा भाई बेहद नाराज है। भले ही आज तेजस्वी बाहर आकर कह दें कि ये महागठबंधन जो है वो अटूट है, लेकिन ये बंधन टूटते हुए नजर आ रहा है बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि चंद्रिका राय, जो कि ससुर हैं तेज प्रताप के, वो खुद उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट को होगी नहीं कोई, शायद ये अपने निर्दलीय उम्मीदवार को उतार सकते। क्या इसकी पुष्टि हो पा रही है? की पुष्टि तो हो गई है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर के तेज प्रताप यादव लगातार आग उगल रहे हैं। पहले कहते हैं कि वो कृष्ण की भूमिका में है और छोटे भाई अर्जुन है और अर्जुन को वो फिर से एक बार सत्तारूढ़ देखना चाहते हैं, लेकिन ना तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कोई साझा कार्यक्रम अब तक बन पाया है। साथ ही वो चुटकी लेते हैं सोशल मीडिया पे कि कोई उन्हें नादान ना समझे और कौन कितने पानी में है इसका उन्हें अंदाजा है। 2 सीटों पर वो चाहते थे कि उनके कैंडिडेट को उतारा जाए। उन्हें आश्वासन भी दे दिया है कि नॉमिनेशन से लेकर के तमाम कैंपेनिंग का जिम्मा तेज प्रताप यादव खुद संभालेंगे। और ये महागठबंधन के लिए बेहद बड़ी चुनौती होगी कि लालू परिवार का एक बेटा किसी और के लिए कैंपेनिंग कर रहा है और दूसरा बेटा किसी और के लिए कैंपेनिंग कर रहा है। ये लगभग तय है। बिल्कुल, आपने कहा कि लालू परिवार के अंदर ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस पर भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन मनीष भाई, आपको क्या लगता है, लालू परिवार की इस फूट का फायदा एनडीए उठाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल, आप ये समझिए दीपक भाई कि घर की महाभारत, आदमी सब युद्ध जीत सकता है लेकिन गृह युद्ध नहीं जीत सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे लालू का पूरा परिवार जूझ रहा है। समझाने तक ये बात पहुंच गई। तेज प्रताप के ससुर सामने हैं, भाई भाई में नहीं पट रही। तो आप ये समझिए कि ये गृह युद्ध और चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाएंगे तो आप ये जंग में कैसे उतरेंगे? तेज प्रताप, तेजस्वी, इनके बीच जो एक दूरी बनी हुई है, क्या लालू इसको पाट पाएंगे? तो ये सारी बातों के मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए इसका फायदा उठा सकता है। और इस बीच अगर प्रचार के दौरान दोनों भाइयों के बीच अगर मंच पर कहीं कुछ कहने सुनने की बातें आ गई तो आप जानते हैं वायरल होने में कितना वक्त लगता है। बिल्कुल, और तेज प्रताप ने इस बात के संकेत भी कल दिए थे कि घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अगर पहली सीट से चला जाए, एक एक सीट का विश्लेषण किया जाए शिवपूजन, तो मैं सबसे पहले बात मधेपुरा की करता हूं। रंजीता रंजन कांग्रेस में है, पप्पू यादव उनके पति हैं, मधेपुरा से निर्दलीय खड़े होना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में महागठबंधन में किस तरह की खींचतान है, किस तरह की टसल होने वाली है इस सीट को लेकर? क्योंकि ये जग जाहिर है कि पप्पू यादव जो है ग्रास रूट नेता के रूप में उभर गए हैं। कोई भी मौका वो नहीं छोड़ा है उन्होंने पिछले 4-5 सालों में। स्थानीय मुद्दों को उठाने से लेकर के बात हो या किसी के घर में किसी तरह की कोई परेशानी हो, वहां पहुंचकर आर्थिक मदद से लेकर तमाम मदद पहुंचाने में, तो इस इलाके में पप्पू यादव को खिलाफ पाना किसी के लिए बेहद बड़ी चुनौती होगा। अब एक तरीके से पैराशूट ड्रॉपिंग की गई है शरद यादव की, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इलाके से कटे हुए थे। सक्रिय राजनीति में दिल्ली में जरूर नजर आए, लेकिन स्थानीय समस्याओं, स्थानीय जो लोग हैं, अब महागठबंधन अपनी ताकत अगर उनके पक्ष में झोंकता भी है तो वो कितना गोल खिला पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जाहिर तौर पर पप्पू यादव ने आग उगलना शुरू कर दिया है, महागठबंधन पर तंज कसना शुरू कर दिया है। लालू परिवार से जुड़ाव पहले से रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अभी हाल के दिनों में उम्मीद संजो रखी थी पप्पू यादव ने भी कि शायद कांग्रेस से ही उनको टिकट मिल जाए या किसी तरीके से उन्हें मधेपुरा की सीट मिल जाए। रंजीता रंजन को जरूर सुपौल से सीट मिल गई, लेकिन पप्पू यादव का चूंकि पत्ता कट गया है तो बगावत तो जाहिर तौर पर वो सामने आएगा ही आएगा। और अभी मनीष भाई ने गृह युद्ध की बात की थी, तो एक और गृह युद्ध तो यहाँ पे नहीं छिड़ जाएगा? रंजीत रंजन अपने पति के लिए, पप्पू यादव के लिए मधेपुरा में कैंपेनिंग करेंगी या फिर शरद यादव के लिए?
देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति से खुद को वो बचा कर रखेंगी कि पति के लिए कैंपेनिंग करेंगी तो पार्टी से जाएंगी, तो इसलिए वो उनका फोकस अपना जिला ही रहेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ही सुपौल ही रहने वाली है। और पप्पू यादव अपना दम हम मधेपुरा में दिखाएंगे। चाह तो रहे थे कि महागठबंधन का हिस्सा बनके ही दोनों चुनावी मैदान में उतरे, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है आंचल, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के अंदर की जो कलह अभी उभर करके सामने आई है, अब ससुर के खिलाफ कैंपेनिंग करना, तमाम बातें, आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये बड़ा बात है। कहीं ना कहीं राजद को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा की सीट नहीं मिलती है, रघुवर के सामने आई है, अब ससुर के खिलाफ कैंपेनिंग करना, तमाम बातें, आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये बड़ा बात है। कहीं ना कहीं राजद को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा की सीट नहीं मिलती है, रघुवंश बाबू को वैशाली की सीट नहीं दी जाती है, इन तमाम सीटों पर अगर किसी दूसरे को चुनाव लड़ने दिया जाता है तो कहीं राजद बिखर ना जाए। ऐसी कवायद 2015 में भी हो चुकी थी, तकरीबन 9 विधायक छिटक गए थे। और अब लालू जो दिल्ली में बैठे हुए थे उस वक्त अलायंस करने के लिए कांग्रेस के साथ, उन्होंने नारा दिया था कि बहुत हो गया गठबंधन, अब होगा लठबंधन। तो वैसी स्थिति फिर से उत्पन्न होने की संभावना थी। इसी से बचने के लिए राजद ने ऐसे कड़े तेवर रखे और कांग्रेस को कहीं न कहीं घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, आप शिवपूजन आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आगे हम बात करेंगे तेज प्रताप की। लेकिन मनीष भाई, उससे पहले एक बड़ा संकेत जो इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से मिला है वो बेगूसराय से मिला है। अगर हम बात करें विपक्षी दलों के महागठबंधन की, जिसमें कांग्रेस एक लीड भूमिका निभाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो अगर न्यूक्लियस देखा जाए उसमें तो एक ऐसी पार्टी होगी जो अपोजिशन की यूनिटी को, जिसको साथ लेकर चलना है और एक बड़े भाई का रोल निभाना है। अगर एंटी मोदी फ्रंट बनाना है तो एंटी मोदी फ्रंट पूरी तरह से बिखर चुका है। अगर पूरे देश की परिस्थितियों को देखा जाए, कांग्रेस भी राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से अलायंस कर पाई है। लेकिन एक सीट ऐसी थी जहां से कांग्रेस और आरजेडी अच्छा सिग्नल दे सकती थी, वो बेगूसराय की सीट थी। बेगूसराय से कन्हैया कुमार खड़े हैं, गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी नाराजगी के साथ खड़े हुए हैं वहां पर। अब अमित शाह ने जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको मना लिया है। लेकिन कन्हैया कुमार के लिए सीट न छोड़ना और तनवीर अहमद को उतारना वहां से, ये क्या आपको, तनवीर हसन को उतारना, ये क्या इंडिकेट करता है कि क्या आरजेडी ने कांग्रेस को पूरी तरह से दबा लिया या कांग्रेस वाकई में सीपीआई के लिए सीट छोड़ना ही नहीं चाहती थी, उसके लिए जिसको लेकर राहुल गांधी खुद जेएनयू में गए थे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई, ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो प्रत्याशियों के नाम आए हैं, इसमें एक कहावत आपने भी सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मैं ये कहता हूं, देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। इसमें अभी कई त्रुटियां हैं और जो समीकरण बताते हैं, अगर रणनीति के तौर पे भी, जैसा आपने बेगूसराय का जिक्र किया, उसमें कांग्रेस का ये करना, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसकी जरूरत क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर वो दिल्ली तक पहुंच सकती है, जिसमें कांग्रेस अगर अपना दबदबा और अपना जो दबंगई दिखाने की कोशिश कर रही है, जो भाई बहन दोनों लगे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर रणनीतिक चूक है। और इससे मुझे लगता है कन्हैया कुमार जो वहां पर एक सीट महागठबंधन में, जो कि मोदी विपक्षी पूरे दल जो एक हो रहे हैं, वो वहां पे उसको कमजोर कर सकता है, वहां पर कमजोर कर सकता है। लेकिन लालू का घर ही खुद कमजोर हो रहा है। इसी पर बात करते हैं और आइए देखते हैं कि कल तेज प्रताप ने क्या कुछ किया। एक तरफ महागठबंधन को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी रही, दूसरी तरफ आरजेडी के लिए एक और बुरी खबर आई है। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। टिकट को लेकर लालू परिवार में घमासान मचा है। सत्ता के लिए भाई भाई में खींचतान शुरू हो गई है। इस बीच लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक पद से इस्तीफा देकर अपने तेवर जता दिए हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक के पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नादान है वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। कौन कितना पानी में है सबकी है खबर मुझे। इस्तीफा देने से पहले तेज प्रताप यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जिसमें शिवहर और जहानाबाद सीट से अपने समर्थक अंगेश कुमार और चंद्र प्रकाश को टिकट का ऐलान करने वाले थे। लेकिन आखिरी वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरजेडी शिवहर से रामा सिंह और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को खड़ा करना चाहती है। इसी वजह से तेज प्रताप नाराज हैं।
अब तेज प्रताप यादव के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारे में चर्चा है कि वो अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। इस बीच बीजेपी और जेडीयू ने लालू परिवार पर चुटकी ली है। लगातार निरंतर अपमान, उपेक्षा, तिरस्कृत होना परिवार में, पार्टी में, लगातार ये करते करते उसका गुब्बार इतना फूल गया है, वो आज फाइनली फट गया। हमें सहानुभूति है तेज प्रताप जी से। कोई और भी परिवार में बहुत जल्दी सुना है अपमानित होने वाला है, तो ये किस तरह के संस्कार हैं भगवान जाने। महागठबंधन तो कभी था ही नहीं, तो महामिलावटी है। यहाँ तो परिवार में ही सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अभी तक तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर है कि तेजस्वी ने आज चुनाव प्रचार से जुड़े सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। अब इसके पीछे वजह भाई से मनमुटाव था या फिर महागठबंधन बचाने की टेंशन, ये तो तेजस्वी ही बता सकते हैं। लेकिन उनके ट्वीट ने शाम तक ये तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी कि ये झगड़ा भाई भाई का ही है। तो भाई भाई का झगड़ा कितना भारी पड़ेगा ये आरजेडी के लिए, इसी पर बात करने के लिए एक बार फिर से चलते हैं शिवपूजन झा के पास। शिवपूजन, क्या भाई भाई के इस झगड़े का फायदा बीजेपी और एनडीए उठा रही है, क्योंकि उन्होंने उनको अलग घर अलॉट कर दिया है। आलोक, जो उनके अजय आलोक है जो कि प्रवक्ता, वो ये कह रहे हैं कि हमको सहानुभूति है तेज प्रताप से। तो क्या इस तरह की राजनीति भी आपको पटना के अंदर, बिहार के अंदर देखने को मिल रही है? आने वाले दिनों में मुझे लगता है दीपक की ऐसी राजनीति शायद और परवान चढ़ेगी और बढ़ेगी। तो अगर भाई भाई में फूट होती तो उसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। सबको पता है कि लालू यादव का जो कोर वोट परसेंटेज है वो पूरी तरह से सॉलिडिफाई हुआ है और कॉन्सोलिडेट हुआ है। अगर भाई भाई में फूट किसी तरीके से करा दिया जाए या स्वतः होता है जैसा कि प्रतीत हो रहा है, इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ एनडीए को होगा। तो इस वजह से अजय आलोक का बयान बिल्कुल लाजमी है और पर्सपेक्टिव में है, चीजों को तरीके से समझा जा सकता है। कोई कोशिश नहीं हुई तेज प्रताप के यादव के द्वारा हाल के दिनों में हमने नहीं देखा, ना तो उन्होंने डिवोर्स पेपर वापस लिए, परिवार के कई सदस्य लग गए किस तरह से डिवोर्स ना हो, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित है। कोर्ट ने इस तरीके से प्रतिबंध भी लगा रखा है मीडिया पे उसे कवरेज करने के लिए। और ये अपने रवि देवी के आवास पे भी नहीं जाते हैं, जहां तेजस्वी यादव रवि देवी के आवास पे ही रहते हैं, क्योंकि उनका बंगला छीन गया है। कोर्ट के डबल बेंच ने भी आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया, उसके बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ गया। वो रवि देवी के साथ रहते हैं, रवि देवी का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता है। और तेज प्रताप ये आरोप भी लगातार लगाते हैं कि लालू प्रसाद यादव और रवि देवी लगातार तेजस्वी यादव की ही मुखालफत करते हैं, किसी और की नहीं। चलिए शिवपूजन, आप नजर बनाए रखिए। बिहार की जितनी भी जानकारी होगी महागठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर। एक सवाल है आपसे जी, एक सवाल, क्या लालू यादव धृतराष्ट्र? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये चीजें लालू के कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। वो धृतराष्ट्र नहीं है, वो देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन अभी फिलहाल वो इंटरवीन नहीं कर रहे हैं इस घर के झगड़े में। या राबड़ी उनसे जो बात कर रही है, राबड़ी को वो समझा रहे हैं कि तेज प्रताप को ये कम्युनिकेट करो, ये कम्युनिकेट करो, लेकिन तेज प्रताप मुंह फुलाकर बैठ गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि लालू से मिलने की पाबंदी है या वो अस्पताल में, जेल के अस्पताल में है इस वक्त। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तेज प्रताप अपने घर वालों को कितना भाव दे रहे हैं। तेज प्रताप अपने घर वालों को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं। और जब से वो अलग हुए हैं परिवार से, एक अलग बंगले के अंदर रह रहे हैं, तब से सार्वजनिक तौर पर एक बार भी न तो वो तेजस्वी से मिले हैं, न अपनी मां राबड़ी देवी से मिले हैं, और न ही अपने पिता के पास गए हैं। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है इसको लालू भी देख रहे हैं, लेकिन लालू को ये लगता है कि सही टाइम पर इंटरवीन करना चाहिए, और राबड़ी को लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। ये राबड़ी को लगता है, उनको लगता है कि तेज प्रताप को समझाना बिल्कुल असंभव काम है। लोकतंत्र जिंदाबाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। यूपी में अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यूपी में बैकफुट पर पड़ी कांग्रेस को फ्रंट फुट पर लाने के लिए प्रियंका अमेठी रायबरेली से लेकर फैजाबाद और अयोध्या की दूरी नाप रही हैं। प्रियंका गांधी गंगा यात्रा और शिव पूजा के बाद अब रामलला की शरण में हैं। प्रियंका गांधी अयोध्या पहुंच चुकी हैं, या प्रियंका गांधी थोड़ी देर में रायबरेली से लेकर फैजाबाद और अयोध्या की दूरी नाप रही हैं। प्रियंका गांधी गंगा यात्रा और शिव पूजा के बाद अब रामलला की शरण में हैं। प्रियंका गांधी अयोध्या पहुंच चुकी हैं, या प्रियंका गांधी थोड़ी देर में रोड शो करेंगी।
प्रियंका गांधी का रोड शो 5 घंटे तक चलेगा। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद प्रियंका वापस लखनऊ लौट जाएंगी। अभी तक का कार्यक्रम है। ये तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी फैजाबाद पहुंच चुकी हैं और यहां पर उनका छात्रों से मिलने का और नुक्कड़ सभाएं करने का 5 घंटे तक रोड शो करने का कार्यक्रम है, जो अब बस शुरू होने जा रहा है। तो आजकल प्रियंका के इस रोड शो के बारे में आपको क्या लगता है? क्या प्रियंका सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे लेकर चल रही है, इसीलिए उन्होंने अयोध्या को चुना है, या इसके पीछे कांग्रेस की और कोई स्ट्रैटेजी? देखिए, जब हिंदुत्व की राजनीति अगर बीजेपी कर सकती है, जो कांग्रेस कहती आई है, तो सॉफ्ट हिंदुत्व के एक दर्शन तो खुद ही जनेऊधारी राहुल गांधी ने और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रणदीप सुरजेवाला की हुई थी, और गुजरात में वो एक्सपेरिमेंट बहुत हद तक कांग्रेस को ऐसा लगता है कि काम भी आया था। और यहां पर जैसे ही प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हैं, हमें देखना चाहिए कि चाहे वो विंध्यवासिनी मंदिर हो, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर हो, काशी विश्वनाथ मतलब शिव की शरण में पहले जा चुकी हैं, और अब राम की नगरी अयोध्या वो पहुंच रही हैं। तो पॉलिटिकली जितने संदेश दिए जा सकते हैं, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की जा सकती है, वो यहां पर ये कहने की कोशिश कांग्रेस और प्रियंका गांधी की तरफ से हो रही है कि हमें मंदिर जाने में अब कोई गुरेज नहीं है, इस पर कॉपीराइट नहीं है बीजेपी का। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इसे पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में देखें, तो नेहरू गांधी परिवार की तरफ से, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी क्यों ना हो, वो भी अयोध्या जा चुके हैं। हालांकि जब भी वो जाते हैं, राहुल गांधी जब पिछली बार गए थे तो वो हनुमानगढ़ी मंदिर ही गए थे पूजा अर्चना के लिए, रामलला के दर्शन के लिए वो नहीं गए थे। ऐसे में आज सस्पेंस इसको लेकर मुझे नहीं पता कि ये सस्पेंस शब्द का भी प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि औपचारिक रूप से जो अभी तक कांग्रेस के नजरिए से हमें जो प्रोग्राम मिला है, उसमें वो हनुमानगढ़ी मंदिर ही जा रही हैं। आगे वो रामलला के दर्शन करने, जो कि सिर्फ मात्र 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर नहीं जा रही हैं। लेकिन ये भी प्रथा है, अगर बीजेपी के नजरिए से देखें तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी 2014 के बाद से वहां पर रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए हैं। ऐसे में हनुमानगढ़ी जाकर वो माथा टेकेंगी। इसको लेकर जो दीपक हमें प्रतिक्रियाएं आई साधु संतों की, उनका ये कहना था कि जो प्रियंका गांधी हैं वो सिर्फ यहां पर हनुमानगढ़ी में जब दर्शन करने आ रही हैं तो वो लास्ट में जा रही हैं। क्या भगवान की पूजा अर्चना, जो कि हर सफल काम के लिए शुरुआत में की जाती है, वो पहले नहीं होनी चाहिए थी? बनस्पत इसके कि पूरा रोड शो कर लिया, वोट बटोरने की कोशिशें होगी और शाम में आप वहां जा रही हैं। तो इसको लेकर भिन्न भिन्न किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, जो बीजेपी उठा रही है, वो कह रही है कि पूरी की पूरी कांग्रेस प्रियंका भरोसे है और प्रियंका राम भरोसे यहां पर पहुंच गई हैं। क्या प्रियंका राम भरोसे पहुंची है, लेकिन क्या राम इनकी वैतरणी की नैया को पार लगा पाएंगे? मनीष भाई। दीपक भाई, आपको याद होगा, चूंकि राम की बात है तो मुझे ऐसा लगता है हनुमानगढ़ी की 76 सीढ़ियां चढ़कर जब प्रियंका वहां पहुंचेंगी तो आपको एक दोहा शायद याद भी है, पवन तनय संकट हरण। मुझे ऐसा लगता है कि संकट हरने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आंचल अभी कह रही थी, जो वीएचपी और बीजेपी का एक एग्रेसिव हिंदुत्व रहा है, उसको लेकर यहां जाने की वजह जो मुझे लगती है वो लगती ये है कि भाई ये विरासत के रूप में बड़ा पेचीदा मसला रहा है अयोध्या और राम मंदिर। लेकिन अगर आप देखें तो राजनीति में इसने जो धर्म के लिए एक पुख्ता जगह बनाई है कि राजनीति में अगर धर्म को सामने लाना है तो अयोध्या सबसे पहले दिखाई पड़ता है। मंदिर मंदिर प्रदेश में घूम रही है प्रियंका, संदेश देने की कोशिश है। और उसके साथ साथ अगर आप भौगोलिक पूरा वो समझे तो आपको 2009 के जो नतीजे थे, बहराइच ले लें, गोंडा ले लें, बाराबंकी ले लें, सुल्तानपुर ले लें, तो अयोध्या फैजाबाद से सटे हुए ये जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर था। 2014 में सबको पता है क्या हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पवन तनय संकट हरण, अब क्या पता हनुमान जी मेहरबान हो जाएं। देखिए 2004 में हम आपको बता रहे हैं, 2004 में कांग्रेस के पास 9 सीटें थी और 12.4% वोट शेयर था। 2009 में 21 सीटें थी और 18.25% वोट शेयर था। और 2014 में ये गिर के 2 सीटें हो गई और 7.5% वोट शेयर था। आंचल, आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी की इस पूरी कैंपेन के देखने के बाद उनके 2 चरण आज खत्म हो जाएंगे, क्या प्रियंका उस तरह का मार्ग छोड़ पाई है जिस तरह की उम्मीद प्रियंका से की जा रही थी कि प्रियंका आएंगी और कांग्रेस का फॉर्च्यून बदल देंगी? जैसे चमत्कार की उम्मीद कांग्रेस का काडर कर रहा था, विपक्ष के लोग भी टकटकी लगाए बैठे थे। क्या इन 2 फेजेस में, एक गंगा यात्रा का और एक अयोध्या, अमेठी और रायबरेली की यात्रा का, इसके बाद वो उस तरह का इंपैक्ट दे पा रही है?
दीपक, आपने बोला मार्क छोड़ पाएंगी या नहीं, लेकिन हर रोज एक शगुफा जरूर छोड़ रही हैं, क्योंकि परसों हमने शाम में देखा था किस तरह से उन्होंने जब पत्रकारों से बात की, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते, अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी। उसके बाद कल इस तरह की खबरें आई कि कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने कहा, जब कार्यकर्ताओं ने कहा भैया जी, उनको भैया जी कह के बुलाया जाता है अमेठी और रायबरेली में, भैया जी आप चुनाव लड़िए, तो उन्होंने कहा कहां से लड़ू, वाराणसी से लड़ जाऊं क्या। तो एक तरह से ये मूड टटोलने की कोशिश हो सकती है, अपने काडर के अंदर जोश भरने की कोशिश हो सकती है। और वैसे बाइबल में, वैसे तो वो रामनगरी अयोध्या में गई हैं, लेकिन बाइबल में एक स्टोरी बहुत मशहूर है, एग्जाम्पल है, रामनगरी अयोध्या पहुंच रही है और बाइबल का एग्जाम्पल दे रही हूं, लेकिन उसमें डेविड वर्सेस गोलायत की एक स्टोरी है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा एक बहुत बड़ा जायंट किलर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पहले दिन, जिस दिन प्रियंका गांधी मैदान में उतरी थी, चुनावी मैदान में उतरी थी, तभी से ये सवाल उठने लगे क्या वो एक जॉइंट कैंडिडेट वाराणसी में हो सकती हैं और प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकती हैं। तो ऐसे में अर्थमेटिक भले ही उनके पक्ष में ना हो, लेकिन जिस तरह का नरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, अगर आप इसको एक संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या राम मंदिर का टाइटल डिस्प्यूट का मामला एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रहा था, तो याद होगा आपको कि किस तरह से कुंभ में संतों की तरफ निगाहें गड़ाई बैठी थी बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस की तरफ से पहले शुरुआत में बहुत कड़े बयान आ रहे थे कि ऑर्डिनेंस लाया जाए, लेकिन मामला एकदम अचानक से फरवरी में ठंडा पड़ गया। तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज जब होता हुआ मामला दिख रहा है, अगर कांग्रेस वहां पर जा रही है, और सभी लोग जानते हैं कि देखिए कम से कम वहां पर एक राम मंदिर का मुद्दा, अगर सबसे बड़ा मुद्दा वाकई है अयोध्या के विकास को लेकर, भले ही कुछ और नैरेटिव हो, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा अगर वाकई बड़ा मुद्दा है, तो बीजेपी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, और हम भी उतने ही आस्तिक हैं, उतनी ही श्रद्धा रखते हैं, और राम मंदिर हमारे लिए भी आस्था का विषय है। तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंसिंग एक्ट शायद कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से हो रहा है, जो हम गुजरात से ही वो एक्सपेरिमेंटेशन चल रही थी, और उनको लग रहा है कि इफेक्टिवली नतीजे जमीन पर दे रहा है, इस पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, तो ये करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, क्योंकि आपने अयोध्या की बात की है, तो मैं उसी के कुछ आंकड़े देख रही थी। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सेगमेंट्स हैं दीपक, और उसमें अगर खास तौर से फैजाबाद का अपने आप में अगर इतिहास देखा जाए, तो 1996 के बाद, जब 1996 में विनय कटियार बीजेपी के टिकट पर जीते थे, उसके बाद से ही मैं देख रही थी कि हमेशा एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा रहती है, कोई भी पार्टी दोबारा नहीं आई है वहां पर। पिछली बार भले ही बीजेपी आई 2014 में, लेकिन बीच में बीएसपी भी रही, एसपी भी रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, निर्मल खत्री जो इस बार के भी कैंडिडेट हैं फैजाबाद में, वो रहे, वो 2009 में निर्मल खत्री जीते भी थे यहां से। तो लगातार वहां का जो इतिहास रहा है वो बड़ा टॉपसी टर्वी, हमेशा एक नई पार्टी को ही जिताने का रहा है। ऐसे में अपने आप में 5 विधानसभा सेगमेंट्स जो उन्हीं के इलाके में आती हैं, और फैजाबाद लोकसभा सीट वो उन्हीं के इलाके में आती है, तो ये एक तरह से मीडिया स्पेस बनाने की भी कोशिश है, और जमीन पर क्योंकि उनको कार्यभार ही यहां का मिला है, तो कांग्रेस तो डंके की चोट पर कह ही रही है कि वो जिनको जहां का कार्यभार मिला है उस इलाके में नहीं घूमेंगी तो कहां घूमेगी, वहीं पर। तो वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या वो उस तरह का इंपैक्ट छोड़ पाई हैं जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये तो टाइम के नेता उत्साहित थे कि प्रियंका आएंगी, कोई अच्छा काम करेंगी, कोई चमत्कार करेंगे। मैं सीधे चलता हूं रजत के पास, फिर मनीष भाई आपके पास आऊंगा। रजत हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। रजत, प्रियंका कहां पहुंच चुकी हैं और इस वक्त क्या क्या कर रही हैं, और उनका रामलला के दर्शन का कार्यक्रम क्यों नहीं है? उनसे नजदीकी लोग क्या बता रहे हैं इस बारे में? देखिए, फैजाबाद हाईवे पे है प्रियंका गांधी वाड्रा, जो पहली ऑर्गेनाइज्ड रैली थी दीपक जी, जहां उनको एड्रेस करना था, जहां पे ये कहा गया था कि वो पहली बार भाषण देंगी। इस लेग ऑफ कैंपेन में वो कैंसिल करके वो आगे बढ़ गई है समय के अभाव के कारण। तो जो नेक्स्ट डोर था, वहां पदयात्रा थी, वो खत्म हुई है। इसके बाद फैजाबाद हाईवे पे सनबीम स्कूल है शिवालय के पास, वहां पर एक बच्चों का समूह है, वहां इंटरेक्ट करेंगी, और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगी, और ये सीधी रोड जो है वो अयोध्या के लिए जा रही है। यहाँ से रोड शो करते हुए अयोध्या जाएंगी। लगभग ऐसे 16 से 18 पॉइंट्स है जहां पर उनका स्वागत होगा अयोध्या में घुसने से पहले, और अयोध्या में जाने के बाद सीधे हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद वापस लखनऊ और फिर दिल्ली आ जाएंगी। रामलला विराजमान पर जब प्रियंका गांधी से ही सवाल पूछा गया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने साफ कहा था कि जहां जहां राहुल जी गए हैं मैं वहां आ जाऊंगी। तो जब राहुल गांधी भी गए थे तो वो भी हनुमानगढ़ी मंदिर गए थे दर्शन करने। उसके बाद एक मजार पड़ी थी, मुझे आज तक याद है, बीच रोड में, वहां पर राहुल गांधी गए थे। तो प्रियंका गांधी ने इशारों में साफ कर दिया कि वो रामलला फिलहाल नहीं जा रही है। ये हो सकता है, जो कि अभी प्रोग्राम का पार्ट नहीं है दीपक जी, की एक कनक मंदिर है जो कि राम और सीता का है हनुमानगढ़ी के बगल में,
हो सकता है सिंबॉलिज्म के रूप में वो उस मंदिर में दर्शन कर लें। आपने कहा उस मंदिर में दर्शन कर ले, लेकिन रजत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अयोध्या को चुना है। इससे पहले गंगा को चुना, अब अयोध्या को चुना है। गंगा और अयोध्या, इनके बारे में हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कई मुंह से कई बातें सुनते रहे हैं। कई बार उन पर आरोप लगा कि आपने रामलला को टेंट में बिठा दिया है, आप सरकार में बैठे हैं। इन दोनों सिंबल्स को चुनने के पीछे क्या कम्युनिकेट करना चाहती है प्रियंका गांधी? आपको क्या बताते हैं प्रियंका गांधी से जुड़े हुए सूत्र? आपने जब प्रियंका गांधी से मीडिया इंटरेक्शन में बात की तब वो क्या चीज अचीव करना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? क्योंकि प्रियंका अगर कोई काम करती है तो उसका संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहता, देश में भी जाता है। बिल्कुल, देखिए गंगा और अयोध्या दोनों ही शब्द का जब नाम होगा तो हमेशा से एक आता है कि ये इससे जो जुड़ाव है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, जो इसका फायदा है, वो सीधे बीजेपी को जाता है, क्योंकि कोर वोट पे एड्रेस होता है। अगर आप अयोध्या का नाम लीजिए या गंगा का नाम लीजिए, गंगा का नाम लेंगे तो आपको प्रधानमंत्री मोदी और वो उनकी बाइट याद आएगी कि मुझे मां गंगा ने बुलाया। अयोध्या की बात करेंगे तो राम मंदिर की बात आएगी, राम मंदिर आएगा तो बीजेपी याद आएगी। तो ये वो कोर चीजें हैं जो बीजेपी से जुड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है जो इनके करीबी है, जो बातचीत होती है इनफॉर्मल तरीके से, कि उस कोर चीज पर प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के हिट करना चाहती है, कोर चीज पर हिट करना चाहती है। लेकिन मनीष भाई, क्या हिट कर पाए? रजत ने बड़ा सटीक एक शब्द का विश्लेषण है रजत का कि कोर चीजों पर हिट करना चाहती हैं। क्या हिट करने से इस दरमियान फायदा होगा? क्या इतने कम समय में प्रियंका गांधी हिट कर पाएंगी? ये भी सवाल है जो लोग पूछेंगे। देखिए दीपक भाई, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि त्वरित कोई फायदा होगा, लेकिन हाँ, अगर दूरदर्शिता रख के और जो 2022 की बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका के भाई कह रहे हैं, वो 2022 पर उनकी आंख है, उसको लेकर अगर आप ये समझे तो ये जमीन तैयार करने की कोशिश है। लेकिन हाँ, मेरी सूझबूझ ये कहती है कि आज प्रियंका इस बात का उल्लेख वहां पर जरूर करेंगी कि देखिए, मेरे पिता ने 1989 में ताला खुलवाया। वो ये कह सकते, क्योंकि कांग्रेस के लिए जरूरी है कि कांग्रेस की किस्मत का ताला यूपी में बंद है, तो क्या यहां से वो कुंजी मिल सकती है, ये टटोलने की आस में प्रियंका इस बात का उल्लेख कर सकती हैं। हाल ही में जिक्र हुआ था अध्यादेश लाया जाए, तमाम सभाएं हुई, संघ की सभाएं हुई, बीजेपी पर दबाव बना, सरकार पर दबाव बना, अध्यादेश लाओ। आंचल बेहतर जानती हैं और आंचल इस पर कमेंट भी करेंगी, मुझे उम्मीद है। अध्यादेश लाओ। दीपक भाई, आपको याद होगा शंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति थे तो तब अध्यादेश कांग्रेस ने भी लाया था। तो ये सारी बातें वो गिना सकती हैं, लेकिन जो वहां पर विवादित स्थल पर नहीं जाकर वो ये संदेश देना चाहती हैं कि हम बात तो कर रहे हैं कि मंदिर बने, लेकिन हाँ, अपने आप को उस एग्रेशन से दूर रख रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व हमारे भी कार्ड पे, और हमारा इतिहास और अतीत बताता है कि हमने रामलला के लिए क्या क्या किया और राम भक्तों की सोच और भावनात्मक अस्मिता के मुद्दों को हमने कैसे आगे जिंदा रखा। अब रजत, मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन गुजरात के बाद से कांग्रेस लगातार आगे बढ़ा रही है, क्या कांग्रेस को लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस मुद्दे को अपनाने से उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट उनसे मोटे तौर पर छिटक के जाने वाला नहीं है? देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट था और जो इसके पायलट प्रोजेक्ट था, ये राहुल गांधी गुजरात नहीं लेके गए थे, बात सच है। किसी भी मजार या मस्जिद पे नहीं गए थे, सिर्फ मंदिर जा रहे थे, और उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा गए। तो वहां से कॉन्फिडेंस राहुल गांधी को मिला कि अगर मैं वहां गया तो कांग्रेस की बहुत बुरी हालत नहीं हुई। चुनाव भले हार गई पार्टी वहां पर, लेकिन एक अच्छी फाइट थी। उसके बाद कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह आप देखिए, उज्जैन गए, वो सब बड़े मंदिरों में दर्शन करने गए। तो पार्टी को लगा कि जो एंटोनी कमेटी ने 2014 की हार के बाद रिपोर्ट दी थी कि पार्टी जो है वो हिंदू वोट बैंक उससे नाराज हो गया, इसीलिए इतनी बुरी हार हुई है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए कि वो वापस परंपरागत वोट हिंदू का हमको मिले और उसके साथ माइनॉरिटी मिले, तभी आगे काम होगा। और कांग्रेस को ये लगता है कि माइनॉरिटी का वोट उसको मिलेगा। वो स्टैंड है, वहां तक मैसेज जा चुका है कि राहुल गांधी मंदिर जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनॉरिटी का वोट मिलेगा। इसलिए वो मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम मुझे एक बेस वोट हो तब मिले, क्योंकि माइनॉरिटी का वोट हर जगह ऐसी लोकसभा नहीं है पूरे देश में या राज्यों में जो उनको जिता सके। वो सिर्फ एड ऑन कर सकती है। बेस वोट कांग्रेस का जो खिसक गया था 2014 में, उसको वापस पाने की कवायद के लिए मंदिर से मंदिर गांधी परिवार घूम रहा। मंदिर से मंदिर बेस वोट पाने की कवायद।
लेकिन बेस वोट, क्या बेस वोट कांग्रेस को मनीष भाई मिल पाएगा? क्योंकि बेस वोट में उनके अपर कास्ट भी है, बेस वोट में कुछ हद तक ओबीसी भी है, उनका बेस वोट दलित वोट बैंक भी हुआ करता था, जो आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो भी उनका बेस वोट हुआ करता था। लेकिन दलित चला गया बहुजन समाज पार्टी के साथ, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी चली गई समाजवादी पार्टी के साथ। तो क्या इतने हुआ करता था, जो आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो भी उनका बेस वोट हुआ करता था। लेकिन दलित चला गया बहुजन समाज पार्टी के साथ, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी चली गई समाजवादी पार्टी के साथ। तो क्या इतने बड़े वोट बैंक को हासिल करने का काम क्या इस चुनाव में पूरा हो पाएगा, या एक लॉन्ग डाउन प्रोसेस है, जिसके बारे में प्रियंका ने यह इंडिकेट किया है कि वो 2022 पर नजर रखेंगी, राहुल भी इंडिकेट कर चुके हैं कि वो 2022 के मद्देनजर रख के ये तमाम कवायद कर रहे हैं? दीपक भाई, मुझे अभी बिल्कुल नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के वहां मौजूद होने से कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिल जाएंगी या 2009 रिपीट हो सकता है, नहीं। लेकिन हां, जमीन तैयार हो रही है और त्वरित फायदा नहीं है, लेकिन विजन बियॉन्ड, दूरदर्शिता के साथ, दूरदृष्टि रखते हुए ये लोग जो 2022 को ध्यान में रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ने की एक कोशिश है, चाहे गंगा यात्रा हो, चाहे अयोध्या हो। चलिए, फिलहाल लोकतंत्र जिंदाबाद में हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला, विश्लेषण का सिलसिला, चुनाव से जुड़ी हुई एक एक छोटी और महीन जानकारी आपको मिलती रहेगी।